हेलो दोस्तों, वेलकम टू माँ अकेडमी लखनऊ। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं जियोग्राफी के ताजा तरीन एमसीक्यू और पीवाईक्यू जो आपको हेल्पफुल हैं आपके ऑल वनडे एग्जाम में, जो आपके ऑल वनडे एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। और ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीएसआई, रेलवे, यूपी पुलिस, एसआई, एस्टेट, सीटेट, इन सभी प्रकार के वनडे एग्जामों के लिए ये एमसीक्यू कैंसर की दवा साबित होंगे। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों किस लेवल के एमसीक्यू हम लेके आए हैं। तो दोस्तों, टैगलाइन के साथ शुरुआत करते हैं आपके लिए। हूँ खामोश खड़ा मंजिल को ठाने, अब आगे बढ़ना बाकी है। हूँ खामोश खड़ा मंजिल को ठाने, अब आगे बढ़ना बाकी है। अब तक गिरकर मैं हारा हूं, अब जीत के आना बाकी है। अब तक गिरकर मैं हारा हूं, अब जीत के आना बाकी है। किस्मत का रोना छूट गया जब दर्द मिले सराहने से। किस्मत का रोना छूट गया जब दर्द मिले सिरहाने से। दर्द वफा भी रूठ गया जब तन्हा हुआ जमाने से। दर्द वफा भी रूठ गया जब तन्हा हुआ जमाने से। अब समझ नहीं आता हूं मैं तो मुझे समझना बाकी है। हूं खामोश खड़ा मंजिल को ठाने, अब आगे बढ़ना बाकी है। हूं खामोश खड़ा मंजिल को ठाने, अब आगे बढ़ना बाकी है। इसी टैग लाइन के साथ दोस्तों एकदम गर्मजोशी के साथ आते हैं और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और उनसे हम संभावित आने वाले एग्जामों में अपने लिए हेल्पफुल बैकग्राउंड तैयार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला एमसीक्यू हमारा है, देखते हैं। पहला एमसीक्यू हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शंकुधारी वन है। निम्नलिखित में से कौन सा शंकुधारी वन है। तो दोस्तों, शंकुधारी वन कौन सा है। तो सॉरी, तो सबसे पहले जो है शंकुधारी वन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो शंकुधारी वन जो है ऐसे वन होते हैं जहां पर ये सदाबहार वृक्षों का एक समूह होता है। सदाबहार वृक्षों की एक समूह होती है और वहां पे क्या होता है, वहां पे जो वृक्ष होते हैं वो शंकुआकार में होते हैं। जो वृक्ष होते हैं कैसे होते हैं, शंकुआकार में होते हैं। और इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, तो इनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो है टेम्परेट जोन। कैसी जोन, शीतोष्ण जोन, यानी कि गर्मी कम चाहिए इनको और ठंडा प्रदेश ज्यादा होना चाहिए। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये मान लीजिए हमारा एक वृक्ष है दोस्तों, ये हमारा वृक्ष है। हमने देखा दोस्तों, ये हमारे वृक्षों का एक समूह है। वृक्षों का एक समूह, दैट मीन्स ये वन है। वन की परिभाषा फुलफिल कर रहा है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे जो वृक्षों का आकार है वो वृक्षों का आकार कैसा है, शंकुआकार है। कैसा है, शंकु के आकार का है। देख लीजिए दोस्तों, वृक्षों का जो आकार है वो कैसा है, शंकु के आकार का है। तो वृक्ष जो हमारा है वो शंकु के आकार का है। तो ऐसे टाइप के जहां पे पेड़ पाए जाते हैं तो उस वन को हम बोलते हैं शंकुधारी वन। कैसा बोलते हैं, शंकुधारी वन, यानी कॉनिफेरस फॉरेस्ट बोलते हैं। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट, अच्छा इनके लिए मैं बता दूं ये होते कहां हैं। तो ये शीतोष्ण एरिया में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं, शीतोष्ण एरिया में, यानी कि कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे। यानी कि दोस्तों अगर हम बोल दें कि ये हमारा अर्थ है और अर्थ में ये हमारा विषुवत रेखा है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, तो इसके ऊपर और यहाँ पे इसके नीचे जोन में है। ठीक है, जो वन पाए जाएंगे वो हमारा किस टाइप के वन होंगे, वो हमारा टेम्परेट यानी शीतोष्ण जोन होंगे। कैसे होंगे, शीतोष्ण वृक्ष होंगे। तो इन शीतोष्ण वृक्षों में, इन शीतोष्ण जलवायु कंडीशन में, इन शीतोष्ण क्लाइमेटिक कंडीशन में जो भी ऐसे वन पाए जाएंगे जिनका आकार शंकुधारी होगा वो कैसे टाइप के वन कहलाएंगे, वो हमारे शंकुधारी वन कहलाएंगे। ये वनों की एक प्रजाति है, ध्यान रखना, ये वनों की क्या है, एक प्रजाति है। और इसका सही ऑप्शन क्या होगा, टैगा वन। क्या होगा, टैगा वन। तो दोस्तों मैंने डिफाइन किया कि शंकुधारी वन कौन से वन होते हैं, तो ये वनों की एक प्रजाति होती है और इन ऑप्शन में टैगा वन जो है ये शंकुधारी वन है। अब ये जो शंकुधारी वन है विशेष तौर पे ये टैगे वन कहां पाए जाते हैं, तो ये कनाडा
और अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में ज्यादातर ये पाए जाते हैं। अमेरिका और अलास्का रीजन में शंकुधारी वनों की संख्या हमको देखनी पड़ती है। अमेरिका और अलास्का के क्षेत्र में हमें शंकुधारी वनों की संख्या देखनी पड़ती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला पर है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन आ गया है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं ये माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला पर है। अगर हम इंडियन मैप बना के देखें तो मैं अभी आपको बताता हूं माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला पर है। देखिए दोस्तों, ये हमारा दोस्तों जम्मू कश्मीर का जोन है। ये हमारा जम्मू कश्मीर का लद्दाख है, जम्मू कश्मीर का इलाका है। तो ये जो है हमारा ऊपर यूटीज होगा लद्दाख। तो दोस्तों लद्दाख में यहां पे हमको पता है एक रेंज है काराकोरम रेंज। कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज। तो ये काराकोरम रेंज यहाँ पे है, उसके नीचे लद्दाख है। कौन सी रेंज है? लद्दाख है। लद्दाख के बाद कौन सी रेंज है? लद्दाख के बाद है जास्कर। कौन सी है? जास्कर। इधर जास्कर के पैरेलल में एक श्रेणी पड़ती है, पर्वत श्रेणी, और वो है कैलाश। कौन सी है? कैलाश। कैलाश पर्वत श्रेणी है। अब इस कैलाश पर्वत श्रेणी के बाद ये जितनी श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों को एक नाम दिया जाता है। इनको सामूहिक रूप से ट्रांस हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामूहिक रूप से इनको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ट्रांस हिमालय बोलते हैं। अब इस ट्रांस हिमालय के बाद जो है एक गैप आता है। यहां पे एक गैप हुआ और इस गैप का नाम है ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन। ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन। अब इस इंडो सांगपो सचर जोन के बाद एक हमारा माउंटेन रेंज आता है ऐसे इतना लंबा, जो कि अरुणाचल प्रदेश तक चला जाता है, और इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय। क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय, महान हिमालय जिसको बोलते हैं, ग्रेट हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। तो इस महान हिमालय की नेपाल में कुछ चोटियां हैं, और वो चोटियां हैं, पहली चोटी है नेपाल में धौलागिरी। क्या है? धौलागिरी। क्या है दोस्तों? धौलागिरी। दूसरी कौन सी है? अन्नपूर्णा। दूसरी कौन सी है? अन्नपूर्णा। तीसरी कौन सी है? मानसालू। कौन सी है? मानसालू। अगली कौन सी है? मानसालू के बाद है गौरी शंकर। कौन सी है? गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद कौन सी आ जाती है? एवरेस्ट। एवरेस्ट। गौरी शंकर के बाद कौन सी आ जाती है? एवरेस्ट। फिर कौन सी आ जाती है? मकालू। तो दोस्तों हम लोगों ने यहां पे देखा कि ये जो एवरेस्ट चोटी है ये हिमालय में पड़ती है, और हिमालय में इसको सागर माथा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सागर माथा बोला जाता है, जिसकी हाईएस्ट पीक अभी भी बढ़ रही है। और ये किस रेंज में आता है? हिमालय के कौन से रेंज में आता है? ग्रेट हिमालय में आता है या महान हिमालय में आता है। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों। कौन सा होगा? ग्रेट हिमालय। अच्छा, हिमालय के 4 डिवीजन होते हैं। एक होता है ट्रांस हिमालय, दूसरा होता है ग्रेट हिमालय, तीसरा यहां पे होता है लेजर हिमालय। कौन सा? लेजर हिमालय, लघु हिमालय, छोटा हिमालय। ठीक है, लेजर हिमालय। लेजर हिमालय के बाद कौन सी रेंज आती है? शिवालिक। कौन सी आती है? शिवालिक। लेजर हिमालय के बाद कौन सी रेंज आती है? लेजर हिमालय के बाद आ जाती है शिवालिक। ठीक है दोस्तों, लेजर के बाद कौन सी रेंज आती है? शिवालिक। शिवालिक को हिमालय का गिरिपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीडमॉन्ट। यानी कि शिवालिक क्या है? गिरिपद है। इसके बाद गंगा का मैदानी क्षेत्र आ जाता है, जिसमें तराई, भाबर, बांगर, खादर,
ये सब पाए जाते हैं। समझे दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? और जो ऑप्शन में दिए गए हैं, जो ऑप्शन में दिए गए हैं उन्हीं में से बताना है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। पहला ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ठीक है। दूसरा है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तीसरा है महाराष्ट्र, मणिपुर, तेलंगाना। डी है यानी कि चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम देखते हैं यहां पे देख लेते हैं कि जो ये हमारा कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है कर्क रेखा को, कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये हमारा क्या है? यही हमारा क्या है? कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये टोटल 8 स्टेट से पास करती है। कितने स्टेट से पास करती है? 8 स्टेट से पास करती है। और 8 स्टेट को हम लोग देख लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टेट हैं। अब इन 8 स्टेट में से, इन 8 राज्यों में से हम मिलाते हैं कि किन राज्यों से हमारी जो ऑप्शन में है ये ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है दोस्तों। तो हम इनमें से अब ऑप्शन मैच कराते हैं। ठीक है। तो देखिए, एक तो गुजरात से, तो गुजरात ठीक है, गुजरात भी है। और कहीं गुजरात है? नहीं है। और कहीं गुजरात नहीं, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहीं पे एलिमिनेट हो जाता है। मैंने देखा कहीं गुजरात है ही नहीं, ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, बचा कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर भी हमको पूरा चेक करना है क्योंकि ये भी एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हैं, अभी हम पढ़ने बैठे हैं, सीखने के लिए बैठे हैं। और जितना ज्यादा हम किसी क्वेश्चन को ब्रॉड तरीके से पढ़ेंगे उतना ज्यादा हम सीखेंगे और उतना ज्यादा ही सबकॉन्शियस माइंड में अपने आगे अपने ब्रेन में भरते रहेंगे। तो देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश क्या मिल रहे हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों, विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? आपको लग रहा होगा ये जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये यूरोप में और या तो फिर यूएसए वगैरह में स्थित है। ठीक है। आपको यूरोप वगैरह या वेस्टर्न कंट्रीज लग रही होंगी, वहां पे स्थित है। आप गलत सोच रहे हैं अगर कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो, क्योंकि विक्टोरिया जलप्रपात ये अफ्रीका महाद्वीप में, कहां पे? अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी बहती है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी बहती है, जैम्बेजी नदी। जैम्बेजी नदी कौन सी नदी है? जैम्बेजी नदी। ये जैम्बेजी नदी किन 2 देशों के बीच में बहती है? तो जैम्बेजी नदी अगर हमसे पूछ ले कि जैम्बेजी नदी, ये नदी जो है 2 देशों के बीच में नेचुरल बॉर्डर भी बनाती है, प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। कौन? जैम्बेजी नदी। जैम्बेजी नदी किन 2? तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे इन दोनों देशों के बीच में नेचुरल बॉर्डर भी बनाती है। कौन बनाती है? जैम्बेजी नदी। कौन बनाती है दोस्तों? जैम्बेजी नदी बनाती है। कौन बनाती है? जैम्बेजी नदी। और इसी जैम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात और विक्टोरिया झील दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। विक्टोरिया झील
विक्टोरिया झील, विक्टोरिया जलप्रपात और विक्टोरिया झील। अब यहाँ पे अगर हम देखें विक्टोरिया झील, तो जो विक्टोरिया झील है ना, ये विक्टोरिया झील भी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है ये विक्टोरिया झील भी? कहाँ स्थित है ये? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। लेकिन ये 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। देखिए विक्टोरिया जलप्रपात वाटरफॉल है जो कि जैम्बेजी नदी पर है, और नेचुरली अगर देखा जाए तो जो जैम्बेजी नदी है वो जैम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे इन दोनों के बीच प्राकृतिक बॉर्डर भी बनाती है। और विक्टोरिया झील की बात की जाए तो विक्टोरिया झील अफ्रीका में है, और अफ्रीका में किस देश में है? तो ये पार्टिकुलर किसी देश में नहीं है दोस्तों, ये पार्टिकुलर किसी देश में नहीं है, ये 3 देशों में है। और वो 3 देश कौन से हैं? एक है युगांडा, दूसरा है केन्या, तीसरा है तंजानिया। कौन सा है? तंजानिया। ठीक है दोस्तों, युगांडा, केन्या, तंजानिया, इन 3 देशों में आपकी विक्टोरिया झील बॉर्डर शेयर करती है। और ये वही झील है अफ्रीका की जिससे विषुवत रेखा गुजरती है। समझ रहे दोस्तों, ये वही झील है जिससे कि क्या है? विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्यों भाई इतना दीवार पे टिक के काहे बैठे हो? सब पता है मुझे तुम लोगों के बारे में। हाँ, इधर 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 फोकस, चैट पे नहीं, इंस्टा पे नहीं, मन जा रहा होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। सब पता है मुझे तुम लोग क्या करते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्राजील में, ब्राजील में कॉफी के खेतों को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? ब्राजील में कॉफी के खेतों को क्या कहते हैं? तो ब्राजील में कॉफी के खेतों को क्या बोलते हैं? ब्राजील में कॉफी के खेतों को फेजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा, फैक्ट है, ब्राजील में कॉफी के खेतों को क्या बोलते हैं? फेजेंडा बोलते हैं। अभी ऑप्शन में आ गया पैटेगोनिया, तो पैटेगोनिया क्या है? पैटेगोनिया एक मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है। पैटेगोनिया क्या है दोस्तों? मरुस्थल है। पैटेगोनिया क्या है? मरुस्थल है। ओए तुम्हें से कह रहा हूं जो तकिया लगा के पीछे बैठे हुए हैं, ध्यान रखिए, इधर 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 दीवार में टक के नहीं बैठना, सीधा बैठना है, चेयर पे बैठना है। समझ रहे हैं? ठीक है, सीधे बैठिए, पढ़ते रहिए। पैटेगोनिया एक मरुस्थल है। कहां पाया जाता है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कहा? दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस देश में? अर्जेंटीना में। कहां पे दोस्तों? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना अभी बहुत न्यूज में था, इससे संभावना बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने की। पैटेगोनिया मरुस्थल कहां पाया जाता है? अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना इसलिए न्यूज में था क्योंकि उसने जो है अपनी मुद्रा पेसो को चेंज करके, वहां के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट बने हैं वो प्रो यूएसए हैं, तो उन्होंने अपनी जो है करेंसी चेंज करके, जो उनकी करेंसी पेसो है उसको यूएसडी में चेंज कर दिया है। उसको उन्होंने किस में चेंज कर दिया? अर्जेंटीना वालों ने यूएसडी, यूएस डॉलर। ठीक है, यूएस डॉलर में करेंसी चेंज कर दिया है, तो इसलिए अर्जेंटीना हमारा बहुत तेज में है। दूसरा, अर्जेंटीना को ब्रिक्स में शामिल होना था 1 जनवरी को, और उसने जो है 1 जनवरी को उस 1 जनवरी या उससे पहले 1 दिन पहले जो है उसने अपना प्रस्ताव खारिज कर दिया, वो शामिल नहीं हुआ। ठीक है, तो न्यूज में बहुत बना हुआ है। दूसरा कैम्पोस, कैम्पोस नहीं दोस्तों, कैंपोस होता है। ठीक है, क्या? कैंपोस। ये कैंपोस क्या है? तो ये कैंपोस जो है घास का मैदान है। क्या है? घास का मैदान है। क्या है? घास का मैदान है। कैंपोस, कटिंगास, सेराडोस। ठीक है, ये 3 कोई मेडिसिन नहीं है यार, ये तीनों घास के मैदान है। कैंपस घास का मैदान है। क्या है? घास का मैदान है। यहाँ पे घास पाए जाते हैं गाय वाय को, बकरी उकरी को चराने के लिए। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है? ये ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में। ये अरिका, अरिका क्या है? अरिका एक प्लेस है। अरिका एक प्लेस है और ये भी दक्षिण अमेरिका में है, और दक्षिण अमेरिका के चिली देश में है। अरिका जो है ये वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट प्लेस है। क्या है? वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस, वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस। क्या है?
वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस, वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस है। कैसा है? वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान, शुष्कतम स्थान कौन सा है? अरिका। और इसी अरिका के पास एक डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट, वो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ठीक है। और इसी के पास ऐसे करके एक ठंडी जलधारा चलती है, और उसका क्या नाम है? उसका नाम है पेरू की जलधारा। क्या है? पेरू की जलधारा, पेरू की जलधारा। और इसी पेरू की जलधारा को क्या बोलते हैं? हमबोल्ट की जलधारा। कैसी जलधारा? हमबोल्ट की जलधारा, ठीक है दोस्तों। पेरू की जलधारा या हमबोल्ट की जलधारा, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो है ये कंफर्म होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा फैजेंडा है। फैजेंडा जो है वो क्या बोलते हैं? कॉफी के खेतों को बोलते हैं। कहां बोलते हैं? तो ब्राजील में बोलते हैं। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। एकदम फैक्ट है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, एकदम फैक्ट है। ये क्वेश्चन है, किस शहर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट के नाम से जाना जाता है? किस शहर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट के नाम से जाना जाता है? तो ये फैक्ट है, इसमें कुछ थ्योरी लगाने की जरूरत नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। हांगकांग। क्या है? हांगकांग। टोक्यो किसकी राजधानी है? टोक्यो जापान की राजधानी है। टोक्यो जापान के किस द्वीप पर स्थित है? टोक्यो जापान के होकाइडो द्वीप पर स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? टोक्यो जापान के होकाइडो पे स्थित है। कहां स्थित है? होकाइडो, सॉरी माफ कीजिएगा, जापान के होकाइडो द्वीप पे नहीं स्थित है, जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। क्षमा चाह रहे हैं, जापान के होकाइडो द्वीप पर नहीं, जापान के होन्शु द्वीप पर है, ठीक है। होन्शु द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर है। किस पे है? जापान के होन्शु द्वीप पर है। तो टोक्यो आपको याद रखना है, जापान की राजधानी है, और जापान की राजधानी के साथ साथ ये किस द्वीप पर जापान के स्थित है? तो जापान के ये होन्शु द्वीप पर स्थित है, और ये जापान की राजधानी है, और ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। अच्छा, जापान मेनली कितने द्वीपों पर फैला हुआ है? तो मेनली 4 द्वीपों पर फैला हुआ है। किस पे? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ठीक है, याद रखना दोस्तों। तो सिडनी क्या है? सिडनी एक शहर है। किसका शहर है? ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। क्रिकेट मैच वगैरह बहुत होते हैं यहाँ पे, क्रिकेट देखने वाले बच्चों को पता होगा। सिंगापुर क्या है? सिंगापुर एक कंट्री है, और सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के करीब स्थित है? किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो दोस्तों एक कंट्री में बना रहा हूं, आप उसको थोड़ा बताइएगा। ये कंट्री है, आप बता सकते हैं कौन सी कंट्री है? ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री। कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, ठीक है। क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया कंट्री है। और ऑस्ट्रेलिया कंट्री में यहां पे इसको क्या बोलते हैं? ये पूरब है और उत्तर है, तो उत्तर पूर्व में, मतलब ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ये हमारा ग्रेट बैरियर स्थित है। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है। क्या है दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक, ग्रेट बैरियर रीफ है ये। और ये यहाँ पे ये कौन सा लोकेशन है? तो ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है। क्या है दोस्तों? और ये कौन सा पेनिनसुला है ऑस्ट्रेलिया का? ये जितना भाग है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केप यार्क। क्या बोलते हैं? केप यार्क पेनिनसुला है। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा प्रायद्वीप है? ये केप यार्क प्रायद्वीप है, ठीक है, केप यार्क प्रायद्वीप है। तो ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन हमको मिल गया ऑस्ट्रेलिया।
तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन से देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। कहां स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में ये स्थित है दोस्तों। ठीक है ना, तो इतना में भी आपको कवर हो गया होगा कि ये जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? यानी कि लैंडलॉक कंट्री के बारे में बताना है दोस्तों। लैंडलॉक कंट्री क्या होता है पहले उसको मैं समझ लेता हूं। तो लैंडलॉक कंट्री क्या होते हैं? लैंडलॉक, उन्हीं को स्थलरुद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थलरुद्ध बोलते हैं। स्थलरुद्ध बोलते हैं। ये लैंडलॉक कंट्री होते हैं। ऐसी कंट्री, ऐसा देश जिससे हम समुद्र में या महासागर में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश नहीं कर सकते। या ऐसा बोलो, एक परिभाषा और इसकी हो सकती है, ऐसा देश जो चारों ओर से जमीन द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, घिरा हुआ है। उस देश को हम क्या बोलेंगे? उस देश को हम लैंडलॉक या स्थलरुद्ध कंट्री बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो जापान, तो जापान तो एक द्वीपीय देश है, गलत है। ब्राजील अटलांटिक महासागर के साथ बॉर्डर शेयर करता है, गलत हो गया। स्विट्जरलैंड अभी देखो, इंडिया तो हिंद महासागर से ही लगा हुआ है, गलत है। तो ठीक है, तो स्विट्जरलैंड इसका हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। याद करते चलो साथ साथ, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में और कुछ था नहीं। एक क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर के लिए कौन सा कथन सत्य है? प्रशांत महासागर यह लगभग इस आकार में है। बताओ दोस्तों, क्या ये इस आकार में है? यह लगभग इस आकार में है। क्या प्रशांत महासागर लगभग इस आकार में है? नहीं है ना। दूसरा ऑप्शन है, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका से घिरा हुआ है। तीसरा ऑप्शन, ये पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है। तो देख लेते हैं क्या ये क्वेश्चन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही आता है? तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द पैसिफिक ओशियन? ए, इट इज अप्रोक्सीमेटली एस शेप। क्या ये इस आकार का है दोस्तों? तो गलत बात है, ये इस आकार का नहीं है। इस आकार का कौन सा है? तो इस आकार का हमारा अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, ये एशिया, तो ठीक है, एशिया से तो घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से भी घिरा हुआ है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से भी घिरा हुआ है। अफ्रीका से नहीं घिरा हुआ है, समझे ना। अफ्रीका से नहीं घिरा हुआ है। अगर अफ्रीका की बात करें दोस्तों, तो अफ्रीका की बात करें हम, तो ये हमारा अफ्रीका है। ठीक है, ये हमारा क्या है? अफ्रीका है। तो अफ्रीका के इस तट पर हिंद महासागर है। कौन सा? हिंद महासागर है। और इस तरफ अटलांटिक महासागर है। कौन सा? अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। तो दोस्तों अफ्रीका की वजह से ये ऑप्शन गलत हुआ। तो अगले ऑप्शन पे जाते हैं। ये पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है।
इट इज द फैक्ट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? ये कोई मैपिंग नहीं है इस स्टेटमेंट का, ये 1/3 हिस्से पर पृथ्वी के फैला हुआ है, ठीक है। तो ये जो है एकदम करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, एकदम करेक्ट आंसर सी है कि प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है। क्या बात है यार, फिर शांत पड़ गई क्लास देखते देखते। ऊर्जा के साथ क्लास देखिए, बेहतरीन तरीके से क्लास देखिए, समय दे रहे हैं आप, उसका यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। दीवार से टिकने वाले आराम से सीधे हो जाओ। हाँ तुम्ही से बोल रहा हूँ जो कॉपी पेन रख के बस ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए सिर्फ क्लास को देख रहे हैं। कॉपी पेन उठाइए और मेन फैक्ट नोट करते जाइए, ठीक है। आप ही के लिए है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, बताओ भैया, ये सबसे आसान क्वेश्चन है आज का। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? सबसे पतली परत, तो सबसे पतली परत का है क्या है दोस्तों? क्रस्ट। अच्छा इसका क्रम बताओ, क्रस्ट के बाद क्या आता है? क्रस्ट के बाद क्या आता है? क्रस्ट के बाद आता है मेंटल, मेंटल के बाद क्या आता है? कोर, ठीक है। पृथ्वी की लगभग त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में और था नहीं, ये भी फैक्ट है। कितनी दूरी पर मिनट, यानी कि हमारी दूरी जो है, वो हमारी पृथ्वी जो है वो घूर्णन करती है, तो 1 मिनट में कितना घूमती है? तो वही पूछ रहा है कितनी दूरी प्रति मिनट हमारी पृथ्वी घूमती है। तो हमारी पृथ्वी 1 मिनट में कितना घूमती है? 1 मिनट में कितना घूमती है? तो हमारी पृथ्वी, याद रखना फैक्ट है, 1 मिनट में 27.8 किलोमीटर, कितना? 27.8 किलोमीटर घूमती, कितना घूमती है? 27.8 किलोमीटर घूमती है हमारी पृथ्वी। 27.8 किलोमीटर 1 मिनट में घूमती है। कितना घूमती है? 27.8 किलोमीटर हमारी पृथ्वी घूमती है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्बल, ये जो मार्बल है ना, मार्बल, ये मार्बल किस प्रकार की चट्टान है? मार्बल आपने देखा होगा, ये मार्बल किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी, आग्नेय, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो चट्टान हुई ना, चट्टान 3 प्रकार की होती है। पहला होता है आग्नेय, पहला क्या होता है दोस्तों? पहला होता है आग्नेय, दूसरा होता है अवसादी, दूसरा क्या होता है? अवसादी, तीसरा होता है रूपांतरित। क्या? रूपांतरित। रूपांतरित, तो एक बात बताओ दोस्तों, ये तीनों आपस में कन्वर्ट होते हैं। आग्नेय से अवसादी चट्टान बनती है, अवसादी से रूपांतरित चट्टान बनती है, ठीक है। रूपांतरित चट्टान से फिर अवसादी चट्टान बनती है और ये फिर आग्नेय में कन्वर्टेड होती है। तो इनमें ये एक साइकिल चलता रहता है दोस्तों, ठीक है। और आग्नेय से भी डायरेक्ट कुछ रूपांतरित चट्टानें, आग्नेय से कुछ रूपांतरित चट्टानें डायरेक्ट बन जाती हैं, ठीक है ना। तो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं जिनमें रॉक साइकिल बोलते हैं, एक साइकिल चक्र भी चला करता है इनमें, ठीक है। तो पहला हुआ आग्नेय, दूसरा हुआ अवसादी, तीसरा हुआ रूपांतरित। तो ये पूछ रहा है मार्बल इन तीनों में से कौन से टाइप की चट्टान है? तो मार्बल इन तीनों में से रूपांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक चट्टान है, ठीक है। कैसी चट्टान है? मेटामॉर्फिक, ट्रांसफॉर्म चट्टान, मेटामॉर्फिक कर दीजिएगा यहाँ पे, मेटामॉर्फिक सही वर्ड है, ठीक है। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक चट्टान है। कैसी चट्टान है? मेटामॉर्फिक चट्टान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व के काफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो वर्ल्ड में किसे काफी पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड में किसे काफी पोर्ट बोलते हैं? तो विश्व में
किस पोर्ट को काफी पोर्ट बोला जाता है? ऑप्शन है सैंटियागो, बी सेंटोस, सी रियो डे जेनेरियो, डी ह्यूमार्क। ये ऑप्शन मुझे लगता है मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ठीक है, टाइपिंग से। तो इसका जो है सही आंसर है सेंटोस, ठीक है, सेंटोस। तो सेंटोस जो है, सेंटोस जो है वो हमारा कॉफी पोर्ट है। आपको मैं बता दूं, ये तीनों क्रम से भी लगाने के लिए आ जाते हैं। रियो डी जेनेरियो सबसे पहले, ये ब्राजील में दोनों तीनों स्थित हैं। क्या है? ब्राजील में ये तीनों स्थित हैं, ठीक है, ब्राजील में ये तीनों स्थित हैं। तो रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, उसके बाद आता है सैंटियागो, उसके बाद आता है सेंटोस। ये क्रम में लगाने के लिए आ जाते हैं सेंटोस। तो इसी सेंटोस को हम लोग कॉफी पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉफी पोर्ट बोलते हैं, कॉफी पोर्ट बोलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये कहाँ स्थित है, ये तीनों ब्राजील में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? ब्राजील में। अब इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि ब्राजील में कॉफी के खेतों को क्या बोलते हैं? ब्राजील में कॉफी के खेतों को क्या बोलते हैं? तो ब्राजील में जो कॉफी के खेत हैं उनको फैजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फैजेंडा बोलते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा? बी सेंटोस, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पटी के नीचे उपस्थित गलित पदार्थ कहलाता है द मोल्टेन सब्सटेंस प्रेजेंट बेंथ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। यानी कि अर्थ क्रस्ट के इनसाइड में जो मोल्टेन सब्सटेंस है, जो गलित पदार्थ है, वो क्या कहलाता है? बताओ भाई। लावा, पानी, मैग्मा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन होगा मैग्मा। क्या होगा दोस्तों? मैग्मा। लावा नहीं। लावा कब बोलते हैं? जब ये मैग्मा ऊपर आ जाता है, अर्थ क्रस्ट पे आ जाता है। किस पे आ जाता है? पृथ्वी की भूपर्पटी, यानी अर्थ क्रस्ट पे आ जाता है, पृथ्वी के भूपर्पटी पर, भूपर्पटी पर इन्वायरमेंट में आ जाता है, वातावरण में आ जाता है, ठीक है। जब ये वातावरण में आ जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? लावा बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब पृथ्वी के अंदर गलित अवस्था में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? मैग्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। फैक्ट है दोस्तों, ये एकदम फैक्ट है। फैक्ट ये है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वर्कोयांश। कौन सा है? वर्कोयांश। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वर्कोयांश। ये किसका है? रूस का। किसका है? रूस का। सॉरी दोस्तों, सॉरी, वर्कोयांश, ठीक है। मॉस्को क्या है? रूस की राजधानी है, ठीक है। लेनिनग्राड क्या है? रूस का एक यूरोप कॉन्टिनेंट में बाल्टिक सागर के आसपास जो है लगता हुआ एक छोटा सा स्थान है लेनिनग्राड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें कुछ खास है नहीं, ये फैक्ट है। एंडीज पर्वत उदाहरण है। अब बताओ भैया, बढ़िया क्वेश्चन आया है। एंडीज पर्वत क्या है? उदाहरण है। एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? अवशिष्ट, यानी कि एंडीज माउंटेन आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच माउंटेन्स, विच टाइप? रेजिडुअल माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन। तो भैया इसका सही आंसर है ब्लॉक पर्वत। कैसा? ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत, खंड माउंटेन, खंड पर्वत। क्या? खंड पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं? अब देखिए, मान लीजिए ये आपका स्थल खंड है, भूभाग है, जमीन का भूभाग है। अब ये जमीन के भूभाग में ये आपका क्या है? जमीनी भूभाग है। इस जमीन के भूभाग में मान लीजिए ये तीन
हिस्से हो गए इसके, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा नीचे बैठ जाए और ये ऊपर ही स्थित रहे, तो देखो ये कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा। ये कुछ ऐसे आकार में नहीं बन जाएगा। तो जब इस आकार में बनेगा ना, तो जो ये इतना सा भाग है, ये वाला जो पर्वत है, इसी पर्वत को बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन। क्या बोलेंगे? ब्लॉक माउंटेन। क्या बोलेंगे? ब्लॉक माउंटेन। इसका निर्माण ऐसे ही होता है, ब्लॉक माउंटेन। यानी कि इसकी दोनों ओर के जो स्थल खंड है, दोनों ओर के जो लैंड मास है, वो नीचे की ओर क्या करते हैं? धंस जाते हैं, नीचे की ओर बैठ जाते हैं, और ये ऊपर स्थित अपनी जगह पे अडिग रहता है, स्थित रहता है। ठीक है, तो इसी टाइप के माउंटेन को क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड वाटर स्ट्रीम? बेंगुएला, पेरू, केनेरी, अगुल्हास। बताइए दोस्तों, बताइए बताइए। बेंगुएला, बेंगुएला कहाँ चलती है? बेंगुएला अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर चलती है, ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? कोल्ड, यानी ठंडी जलधारा है। और पेरू दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है, पेरू जलधारा, और दक्षिण अमेरिका के वही चिली और पेरू वाले रीजन पे चलती है, पेरू और चिली वाले रीजन पे चलती है। तो ध्यान रखिए, पेरू और चिली वाले रीजन में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। इसका दूसरा नाम क्या है? हम्बोल्ट। क्या है? हम्बोल्ट। और हम्बोल्ट है, और ये ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी जलधारा है। अगला देखिए, केनरी, यूरोप के आसपास चलती है, यूरोप के पश्चिमी तट पर चलती है, और अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट तक आती है। और ये भी कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। आगे आता है अगुल्हास। अगुल्हास जो है अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में पूर्वी तट पर चलती है, और पूर्वी तट पर चलने के कारण ये हमारी कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी जलधारा ठंडी नहीं है? तो ये तीनों ठंडी है और ये ठंडी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठंडी जलधारा नहीं है अगुल्हास। कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? अगुल्हास। वो ये जो है, ये ठंडी जलधारा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चक्रवात के केंद्र में किस प्रकार का वायुदाब होता है? वायुदाब पाया जाता है। क्या होता है? पाया जाता है। वायुदाब क्या होता है? पाया जाता है, पापा नहीं। वायुदाब पाया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ एयर प्रेशर, एयर प्रेशर गेटिंग इन द सेंटर ऑफ साइक्लोन? किस टाइप का वायु प्रेशर पाया जाता है? ठीक है, किस प्रकार का वायुदाब, यानी कि जो साइक्लोन होता है, चक्रवात होता है, उस चक्रवात के मध्य में जो वायुदाब बनता है वो कैसा वायुदाब होता है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई चक्रवात उठा समुद्र से, क्या उठा? चक्रवात उठा, तो बीच में ये इसको चक्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्षु, चक्षु आई बोलते हैं, साइक्लोन का आई बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस समय क्या होता है यहाँ पे? ये चक्रवात बनता ही कब है? चक्रवात तभी बनता है जब उसके बीच में क्या हो? लो प्रेशर हो। क्या हो? लो प्रेशर हो। जैसे ही लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होने के कारण जो आसपास की पवने हैं, जहां पे हवा ज्यादा होती है, जहां पे क्या होता है? वायु ज्यादा होता है, वायु ज्यादा होने के कारण ये इनकी ओर आती हैं, इनकी ओर बढ़ती हैं, इनकी ओर बढ़ती हैं, और ये ऐसे शेप ले लेती हैं। ठीक है, ऐसे शेप ले लेती हैं। तो यहां पे ऐसी कंडीशन में किसका निर्माण हो जाता है? चक्रवात का निर्माण हो जाता है। तो चक्रवात में किस टाइप का प्रेशर पाया जाता है? तो चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, निम्न प्रेशर होगा। ठीक है, उच्च प्रेशर किसमें पाया जाता है? उच्च वायुदाब किसमें पाया जाता है? तो उच्च वायुदाब पाया जाता है एंटी साइक्लोन में, प्रति चक्रवात में। किसमें?
एंटी साइक्लोन में, किसमें? एंटी साइक्लोन में। एंटी साइक्लोन कैसे कैसे टाइप के साइक्लोन है? एंटी साइक्लोन है, प्रति चक्रवात है, ठीक है। प्रति चक्रवात में कैसा दाब पाया जाता है? उच्च दाब। मध्यम की कोई बात नहीं होती, नानावधि कोई बात नहीं होती। ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही है? अभी ये इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन गलत है, तो चक्रवात के लिए क्या होगा? निम्न वायुदाब होगा। कैसा वायुदाब होगा? निम्न वायुदाब होगा। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी भूकंपीय तरंग अधिकतम विनाशात्मक होती है? कौन सी भूकंपीय तरंग अधिकतम विनाशात्मक होती है? तो बताओ भैया, कौन सी भूकंपीय तरंग अधिकतम विनाशात्मक होती है? पी वेव, एस वेव, सतही तरंगे, नानावधीज। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए हमारा अर्थ है। अर्थ में यहां पे कहीं भूकंप उठा, तो इस सेंटर को क्या बोलेंगे? जहां से भूकंप उठता है उसको बोलते हैं हाइपो सेंटर। क्या बोलते हैं? हाइपो सेंटर। अब हाइपो सेंटर जो है, हाइपो सेंटर से सबसे पहले तरंग जहां पहुंचती है, सबसे पहले जिस स्थान पे पहुंची, इस स्थान पे पहुंची, तो इस स्थान को बोलते हैं इपी सेंटर। क्या बोलते हैं? इपी सेंटर। क्या बोलेंगे? इपी सेंटर। ठीक है, इपी सेंटर। अब इपी सेंटर पे जो सबसे पहले तरंग पहुंची उसका नाम लिख देंगे क्या? प्राइमरी तरंग। क्या? प्राइमरी वेव। इसके बाद जो पहुंच रही है, इसके बाद तो उनका क्या नाम है? सेकेंडरी वेव यानी एस वेव। जब ये वेव पहुंच के, एस वेव पहुंच के सतह पर चलती है, तो इसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। इसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। कितनी होती है लगभग? तो एस वेव की स्पीड 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? पी वेव कितने की स्पीड से चलती है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम पेड़ है, कोई पेड़ है, उस पेड़ को आप क्या कर रहे हो? हिला रहे हो। उस पेड़ को क्या कर रहे हो? हिला रहे हो। उस पेड़ को क्या करो? एक ही बार हिला दो, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी। एक बार हिलाया जल्दी जल्दी तुमने, बस छोड़ दिया। और फिर दूसरी बार क्या किया? उसी पेड़ में आम लगे, तुमने धीरे 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 हिलाते रहे उसको, आधे घंटे तक धीरे धीरे हिलाते रहे। अब बताओ, एक बार जल्दी से हिलाने से आम गिरेंगे उस पेड़ से, या उसको धीरे धीरे हिलाते रहेंगे तब तक आम गिरेंगे? तो भैया धीरे धीरे उस पेड़ को हिलाते रहेंगे, तब पेड़ को ज्यादा क्षति पहुंचेगी, तब पेड़ को ज्यादा क्षति पहुंचेगी। और जब पेड़ को ज्यादा क्षति पहुंची, समझ रहे, जब पेड़ को ज्यादा क्षति पहुंची, उसी केस में क्या होगा? उसी केस में सबसे ज्यादा सतह पर बने बिल्डिंग वगैरह को नुकसान होगा। तो सतही तरंगे सबसे ज्यादा विनाशात्मक होती हैं। और इन सतही तरंगों में भी क्या सबसे ज्यादा विनाशात्मक होता है? ये सतही तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं। जो एस वेव हैं, सरफेस वेव हैं, ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक होता है एल वेव और दूसरा होता है रिले वेव। रिले वेव क्या होता है? रिले वेव। ठीक है, रिले वेव। अब ये जो रिले वेव होता है, अब ये जो इसमें से एल वेव होता है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है लव वेव। लव वेव, जो लव वेव है ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। तो आप देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा डेंजरस क्या होगा? सबसे ज्यादा डेंजरस जो है वो लव वेव होगा। ठीक है ना, सबसे ज्यादा डेंजरस क्या होगा? लव वेव होगा। तो यानी कि आपकी लाइफ का भी एक्सपीरियंस रहा है भैया, सबसे ज्यादा विनाश क्या कौन करता है? सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर किसका होता है? लव का होता है। जिसका एक्सपीरियंस होगा लव का, डिस्ट्रक्टिव नेचर का, विनाशात्मक नेचर का, वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सतही भूकंपीय तरंग है? कौन सी सतही भूकंपीय तरंग है? तो अभी मैंने बताया पी वेव अंदर चलती है, एस वेव अंदर चलती है, एस एल वेव ये सतही तरंग है, जो सबसे ज्यादा लव वेव इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लव वेव बोलते हैं। और यही लव वेव क्या होता है? सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है। क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है। क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव नेचर। इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारी क्लास यहीं तक रहती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ, सुनते जाइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को,
और शेयर जरूर कीजिए, अपने साथ साथ अपने दोस्त को भी इस सेशन का बेनिफिट दीजिए। मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।